नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 12th प्लस में। तो दोस्तों, आपके जो फिफ्थ सेमेस्टर के, फर्स्ट सेमेस्टर के और थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर आपका जो टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम आपके पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करना स्टार्ट कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी के एक साथ नहीं आए हैं। अभी आपके जैसे जैसे टाइम टेबल जो एग्जाम का चलेगा, उसी हिसाब से हम भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके अपलोड करते रहेंगे। अब एक बात और क्लियर कर देते हैं, आपके पास में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सभी पेपर के और सभी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, वो कहां पर अपलोड होंगे? वो आपके 12th प्लस एप्लीकेशन पर जो आपका कोर्स है वहां पर अपलोड हो रहे हैं। यूट्यूब पर, टेलीग्राम चैनल पर यदि फैकल्टी मेंबर फ्री रहते तो हम यूट्यूब पर भी सारे क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन 100% जो आपके क्वेश्चंस हैं वो कहां पर अपलोड हो रहे हैं? वो ऐप के ऊपर अपलोड हो रहे हैं। ऐप पे जाकर के आराम से देख सकते हो। अब आज यहां पर जो अपन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री में आपके पास में दो पेपर है, एक है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरा है बायोमॉलिक्यूल्स। ये पेपर अपना रहेगा वो है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के। अब इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर जितने क्वेश्चन दिए, मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, मैंने सिर्फ प्रत्येक यूनिट से आपको 5 से 6 क्वेश्चन या मैक्सिमम 7 क्वेश्चन आपको दिए। उन 7 क्वेश्चन को यदि आप करके जाते हो, उसमें जैसे मैं बताता हूं उस हिसाब से क्वेश्चन को लिंक करते हुए आप पढ़ के गए हो, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। 100% आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। अब इसके आंसर आपको ऐप पे जाकर देख लेना। कुछ रिमेनिंग क्लासेस यदि थी तो वो भी आपकी अभी अपलोड हो गई है। 1 से 2 दिन के अंदर 100% सारा कंटेंट जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लस आपके जो सिलेबस वाइज है, वो भी आपकी कोशिश रहेगी पूरा के पूरा वहां पर अपलोड हो जाएगा। अब इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर टोटल आपके पास में जो 5 यूनिट है, उस पांचों यूनिट में से सबसे पहली यूनिट आती है, वो आती है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन है। टोटल 5 यूनिट है। पहली यूनिट कौन सी है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन है। स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है? अब यहां पर भी हम किस स्पेसिफिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे? यहां पर हमारे पास में स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, या हम इसको बोलते हैं फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक होती है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, और थर्ड है आपकी फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी ये 5 यूनिट है। उसमें से सबसे पहली यूनिट के अंदर हम ये देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी काम किस प्रकार से करती है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो ओवरऑल संगठन होता है या ओवरऑल प्रिंसिपल जो होता है वो क्या होता है। सेकेंड यूनिट के अंदर हम देखते हैं कि हमारी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, या हम इसको बोलते हैं कि हमारी जो घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो किस प्रकार से काम करती है, वो हमारे लिए क्या काम आती है और किस प्रकार से उसका जो कार्य प्रणाली होती है वो रन होती है, इसके बारे में हम देखते हैं। थर्ड यूनिट के अंदर हम देखते हैं हमारी कंपन या फिर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या देखते हैं? कंपन या फिर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, वो किस प्रकार से काम करती है, उसके क्या क्या संगठन है। फोर्थ यूनिट के अंदर आप देखते हो अपने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये इंडियन साइंटिस्ट रमन के नाम से। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल देखते हैं। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे लिए किस काम आती है और किस प्रकार से हम उसका उपयोग करते हैं, या उसका संगठन क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है उस इंस्ट्रूमेंट का, उसके बारे में देखते हैं। और फिफ्थ यूनिट अपने पास में आती है, वो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। उसके अंदर हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने पर किस प्रकार से हमारे पास में दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी, या हम इसको बोलते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है, वो किस प्रकार से काम आती है। 500 यूनिट में से यदि कोई स्टूडेंट ये है कि मैं कोई 3 यूनिट करके जा रहा हूं, ऐसा गलती मत करो, क्योंकि 5 यूनिट जो है वो एक दूसरे से लिंक है। फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करोगे। यदि आपको फर्स्ट यूनिट नहीं आती है तो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सब में क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि फर्स्ट यूनिट आपका बेसिक बनने वाला है। आप बाकी कोई भी यूनिट करो, लेकिन फर्स्ट यूनिट आपको 100% करके जानी है, और इसमें से जो क्वेश्चन आने वाला बहुत बेसिक आएगा, आने वाले टाइम में भी आपके लिए काम आएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट यूनिट। इसमें क्योंकि ये मैंने टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिए, अब मेरा ये मानना है कि मैं आप ये आपको 15-20 क्वेश्चन दे दूं या 20 क्वेश्चन दे के बोले इसमें ऐसे पेपर आएगा, तो वो बहुत बेसिक हो जाएगा, इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी बात, अब ये 6 क्वेश्चन जो है, इन 6 क्वेश्चन में से आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात ध्यान रखनी है कि मैं जिस प्रकार से आपको, जैसे मान लो आपके पास में एग्जाम में क्या है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल और डेफिनेशन बोली है। छोटा क्वेश्चन यदि आता है तो आपको सिंपल क्या पूछा जाएगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखा हुआ आ सकता है, या फिर फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखा हुआ आ सकता है। उसकी परिभाषा क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, या फिर उसको किस प्रकार से उसको परिभाषित करोगे, उसकी डेफिनेशन क्या है। इसके आंसर मैं यहां बताने बैठूंगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, इतना टाइम नहीं है। आप इसके सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर जाकर के देख लो।
दूसरी बात, अब यहां पर बड़ा क्वेश्चन इनमें से नहीं बनेगा, छोटा क्वेश्चन आएगा, या तो परिभाषा पूछेंगे या इसका प्रिंसिपल पूछा जा सकता है। दूसरी बात है डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहां पर स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है, और उसमें किसी एक मॉलिक्यूल, या तो इसकी डेफिनेशन पूछा जा सकती है, या क्या कहेगा कोई एक मॉलिक्यूल देगा और उस मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने को बोलेगा। ये हम स्टार्टिंग के अंदर पढ़ते हैं, हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन करते हैं। ये दोनों छोटे क्वेश्चन में बन गए। तीसरा क्वेश्चन भी छोटे क्वेश्चन में बनेगा, एनर्जी, यानी कोई भी आपके पास में रेज है, यानी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या हम उसको बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय विकिरण या ईएमआर जो होती है, उस ईएमआर के अलग अलग गुण होंगे, उस तरंग के, उस वेव के अलग अलग गुण होते हैं। उस तरंग की तरंग दैर्ध्य होगी यानी वेवलेंथ होगी, उस तरंग की क्या हो सकती है एनर्जी यानी ऊर्जा होगी, उस तरंग की क्या है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति होगी। इन तीनों का आपस में क्या संबंध है उसके बारे में पूछा जा सकता है। और इस प्रकार से यदि मोस्ट प्रोबेबल जो आपकी पॉसिबिलिटी रहती है वो कौन सी है कि एनर्जी और आपकी वेवलेंथ यानी ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। दूसरी बात, अब यहां पर ये तो हो गए सारे छोटे क्वेश्चन, यहां से बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। बॉर्न ओपेनहाइमर आपकी एक एप्रोक्सीमेशन है, इसके बारे में एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। आप बाकी कोई क्वेश्चन इसमें से आप स्किप कर रहे हो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, आप देखोगे ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। दूसरी बात है यहां पर, क्योंकि अभी पहले क्या है जो आपका सिस्टम है बीएससी सेमेस्टर सिस्टम के अंदर यूनिट बहुत छोटी कर दी है। अब इसमें से जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनती है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी देगी, जिस प्रकार से अभी रिसेंटली में बीएससी बीएड हो गया, बीएससी हो गई, उसमें जिस प्रकार से पेपर पैटर्न आ रहे हैं, उस पेपर पैटर्न या उस प्रकार के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम यदि लेते हैं तो इसमें ये वाला क्वेश्चन भी 100% आने की संभावना है। यहां पर हम वो देख रहे हैं कि हमारे पास में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, यहां पर ना हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं, ना हम आपके वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं, न रमन न ट्रांजिशन, इन सभी को मिला करके यदि एक जनरल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती, एक सामान्य आपकी क्या है आपकी फिजिकल भौतिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, तो उसका क्या किस प्रकार से काम रहेगा कि जिस प्रकार से कैसे रेडिएशन सोर्स आया है, किस प्रकार से एब्जॉर्प्शन हुआ है, एमिशन हुआ है, फिर उस रेडिएशन को कहां किस प्रकार से भेजा और कैसे हमने डाटा कलेक्ट किया है, इसके ऊपर यदि क्वेश्चन आता है तो उसका लाइन डायग्राम बनाना है और उसके बारे में लिखना है, तो यह भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड, वैद्युत चुंबकीय विकिरण, ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये क्या होती है, इसका एक वीडियो लेक्चर है। इन तीनों के अलग अलग वीडियो लेक्चर, ये 3 लेक्चर आप देखोगे, मुश्किल से 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे के बीच का वीडियो लेक्चर होता है। इनमें से 100% आपका पार्ट बी बाहर नहीं जाएगा। पार्ट ए के अंदर, अब पार्ट बी में इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो ये किस प्रकार से आएगा, पूछ सकते हैं कि आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उसमें जो मोनोक्रोमेटर होता है, उस मोनोक्रोमेटर का क्या काम होता है। अरे आई बात समझ में। दूसरी बात, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटेक्टर होता है, डिटेक्टर का क्या काम होता है। तो जब आप इसकी जनरल आपका प्रिंसिपल पढ़ोगे, किस प्रकार से वो काम करती है, कैसे उसका लाइन डायग्राम बनता है, तो उसमें आप सभी एक एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ोगे, तो उनमें से कोई एक छोटा क्वेश्चन निकाल सकता है। दूसरी बात, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला एक बड़ा क्वेश्चन है, इसमें से छोटा क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है कि इसमें से आपको पूछा जा सकता है कि किस जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें किसी स्पेसिफिक रेडिएशन लेंगे, जैसे कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है या यूवी विजिबल रेंज है, उसकी परास क्या है, यानी उसकी लिमिट क्या है, उसकी तरंग दैर्ध्य की क्या लिमिट है, उसकी वेवलेंथ कहां से कहां तक होती है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ रहे हो तो आप ध्यान क्या रखो कि आपको पता है कि आपकी जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, चाहे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, चाहे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, रमन हो या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो, इन सभी के अंदर जो रेडिएशन सोर्स होता है, इन सभी के अंदर जो अपन किसी कंपाउंड के ऊपर कोई रेडिएशन डालेंगे तो वो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी, लेकिन सभी में एक जैसी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होती है। यदि आप क्या करते हो, किसी अणु के ऊपर माइक्रोवेव डालते हो, आप सूक्ष्म तरंगे डालते हो, तो हमारे पास में कौन सा स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है कि सर हमारे पास में उस टाइम में जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है वो हमारा होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा। फिर आप इंफ्रारेड डाल के क्या निकालते हो, उसका इंफ्रारेड डाल के आप क्या निकालते हो, हम किसी भी मॉलिक्यूल्स का कंपन या फिर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा निकालते हैं, और उस प्रकार से यूवी विजिबल डाल के आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन निकालते हो। तो इन सभी के अंदर छोटा क्वेश्चन बनेगा, तो ये बोलेगा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस परास की आपकी जो वेवलेंथ है या रेडिएशन है वो काम में ली जाती है। तो ये रहेंगे, मात्र आपको 6 क्वेश्चन दिए, इतना करके जाओ, बहुत अच्छा पेपर होगा, कहीं से कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी यूनिट है,
3 बड़े क्वेश्चन है, बाकी छोटे क्वेश्चन है। बड़े वाले क्वेश्चन में छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से बन सकता है, आप ऐप के ऊपर जाकर के देख लेना। सेकंड है आपकी, और सेकंड यूनिट जो है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, या हम इसको बोलते हैं घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखो इसमें हम आपके पास में घूर्णन होगा, रोटेशन होगा। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार से छोटा क्वेश्चन बनेगा ये कि घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन काम में ली जाती है, या ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, या एनर्जी सोर्स क्या होता है, इसके बारे में छोटा क्वेश्चन आता है। तो यहां जब आप रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो तो सबसे पहला पॉइंट यही पढ़ना है, इसका रेडिएशन सोर्स क्या होता है, वो माइक्रोवेव होगा। ठीक है, अब उसके आधार पर यहां सभी क्वेश्चंस है। दृढ़ तथा अदृढ़ यानी रिजिड तथा नॉन रिजिड रोटर के बीच में डेफिनेशन बतानी कि क्या होता है। हमने आपको जब लेक्चर पढ़ाया था उस टाइम अच्छे से ये सारी चीजें बताई हुई है। रिजिड रोटर क्या होगा, नॉन रिजिड क्या होगा, किस में क्या फर्क पड़ेगा। छोटा क्वेश्चन आता है तो कम से कम आप 3 से 4 पॉइंट आप लिखे आने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किसी अणु में घूर्णन स्पेक्ट्रा दर्शाने के लिए आवश्यक शर्तों का वर्णन कीजिए। अब कोई भी आपका मॉलिक्यूल्स है वो आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रा कब बताएगा कि उसके अंदर कौन सा रेडिएशन सोर्स मिनिमम होना चाहिए, उसके बाद में उस मॉलिक्यूल्स की खुद की क्या क्या खासियत होनी चाहिए, इन सभी के बारे में वर्णन करो। यहां पर कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है नाम लिखिए। तो सिर्फ आपको 5-6 टॉपिक के नाम लिख के आना है। यदि बड़ा क्वेश्चन आता है सबके बारे में एक्सप्लेन करना है कि किस प्रकार से ये इफेक्ट करेगा। ठीक है, थर्ड है कि दृढ़ घूर्णक के लिए वर्ण नियम, स्पेक्ट्रा तथा तरंग संख्या की रिजिड रोटर के लिए क्वेश्चन आप यदि नॉन रिजिड रोटर पहले पढ़ लेते हो बहुत इजी रहेगा। नॉन रिजिड रोटर को पढ़ करके फिर आप रिजिड रोटर को पढ़ोगे, या रिजिड रोटर को पढ़ोगे तो नॉन रिजिड रोटर समझ में आ जाएगा। उनके लिए इसके अंदर किस प्रकार से कौन कौन सा ट्रांजिशन होगा और कौन कौन सा ट्रांजिशन नहीं होगा, डेल्टा जे की वैल्यू कितनी होगी तब ट्रांजिशन होगा, कब ट्रांजिशन नहीं होगा, इसके बारे में हमें कौन बताता है, सिलेक्शन रूल या वर्ण नियम बताता है। फिर उसके अंदर स्पेक्ट्रा किस प्रकार से आएगा, और जो एनर्जी है उसको हम वेव नंबर के रूप में किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, ये एक बहुत बड़ा लेक्चर होगा, उसको याद रखना है। 100% यहां से क्वेश्चन आता है तो बड़ा क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन में से छोटा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेक्शन रूल क्या है, वर्ण नियम क्या है, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बहुत मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में बनता है। लेकिन मैंने बड़े क्वेश्चन में साथ में आ रहा है तो आपको अलग से ये छोटा क्वेश्चन लिख करके आप ऐसे मत समझो कि बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, दूसरी बात में ये क्या, किसी अणु के लिए उसके घूर्णन क्वांटम संख्या J का मान 2 है तो उसकी तरंग संख्या। यहां पर आप जब क्या करते हो, किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर हम उसकी एनर्जी अलग अलग लेवल्स पर कितनी एनर्जी होगी, अलग अलग एनर्जी लेवल पर किस प्रकार से हम उसकी एनर्जी को तरंग संख्या या वेव नंबर के अंदर कैलकुलेट करते हैं, वहां पर हमारे पास में एक J की वैल्यू आती है। तो यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, J की वैल्यू 2 दे दी, J की वैल्यू 1 दे दी, तब वहां पर आपके एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, किसके फॉर्म में, वेव नंबर के फॉर्म में, वो लिख करके आनी है। तो यहां पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप इजीली कर पाओगे। दूसरी बात है, एक्सप्लेन द आइसोटोपिक इफेक्ट इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा, यानी घूर्णन स्पेक्ट्रा में कोई भी समस्थानिक आता है, यही तो हमारा मेन टॉपिक था। हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं कि घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने पर कोई समस्थानिक आएगा, उसके द्रव्यमान में बदलाव होगा, उसकी वेव लेंथ बॉन्ड लेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वही तो हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर पढ़ा था। ये क्वेश्चन आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि समस्थानिकों का प्रभाव किस प्रकार से रहता है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो आपका है इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद में स्पेक्ट्रा की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक, छोटे क्वेश्चन में आने की थोड़ी ज्यादा संभावना है, बड़ा क्वेश्चन आने की कम संभावना है। इन दोनों में से या इन तीनों में से 1, 2 और 3, इन तीनों में से आपके एक बड़ा क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिल जाएगा। ठीक है, और छोटे क्वेश्चंस, इन सभी बड़े क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो उनमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस, यदि जो कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हो थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा याद रखने की कोशिश करना, पढ़ना हो जाएगा। मैं वीडियो लेक्चर में बताता हूं तब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से किस टाइप के छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक बार आप वीडियो लेक्चर को भी देख लेना। फिर थर्ड आती है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखो, जिस बच्चे ने सबसे पहले फर्स्ट यूनिट पढ़ी, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में समझ लिया, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में समझने के बाद में सबसे बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी ली, कौन सी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसको इजीली समझ में आएगी। अब जिस बच्चे ने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ लिया उसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी अच्छे से समझ में आ जाएगी।
यहां पर क्या था, कोई भी मॉलिक्यूल था, उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर हमने क्या किया था, हमने एक रेडिएशन डाली थी, कौन सी, माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग। तब उस मॉलिक्यूल ने क्या किया था, सिर्फ रोटेशन हुआ था। अब उसके ऊपर की एनर्जी वाली या और ज्यादा बड़ी वेवलेंथ डालते हैं, तब हमारे पास में क्या है, IR डालते हैं, अवरक्त तरंगें डालेंगे, तो हमारे पास में मॉलिक्यूल होता है वो कंपन करेगा, तो यहां से कंपन स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। यहां पर भी सबसे पहला क्वेश्चन, जो आपकी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसके अंदर रेडिएशन सोर्स क्या होता है, उसकी परास क्या होती है, ये छोटा क्वेश्चन यहां से पहला बन गया। दूसरी बात, यहां पर ये इसका काम क्या क्या है और उसमें भी उसकी एप्लीकेशन पूछी जा सकती है। दूसरी बात में, यहां पर जो आपकी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक बल नियतांक या फोर्स कांस्टेंट आता है, उसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं था, यहां पर आया है, तो ये क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट बनेगा, ये अलग टॉपिक हो जाएगा, मतलब एक अलग कंपोनेंट होता है, उस स्पेक्ट्रोस्कोपी में इतना ज्यादा डोमिनेट नहीं था, यहां पर है, तो यहां पर इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा प्रबल संभावना रहती है। थर्ड पढ़ते हैं कि कंपन स्पेक्ट्रम में समस्थानिकों के प्रभाव उधर भी था। यदि कोई भी अणु है, कोई परमाणु है, उस परमाणु को यदि उसके समस्थानिक से, उसके आपके आइसोटॉप से रिप्लेस करते हो, तो किस प्रकार से उसका स्पेक्ट्रा बदलता है, उस स्पेक्ट्रा के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं और क्यों बदलाव आते हैं, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम कभी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं, हम रिलेटिव स्टडी करते हैं कि ये रेफरेंस है, उसके बाद हमने ये बदलाव किया है, तो इसका स्पेक्ट्रा में किस प्रकार से बदलाव आया है, ये एक एनालिटिकल प्रोसेस होता है। तो यहां पर समस्थानिका का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहां पर क्या है कि कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी के किस क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय विकिरण। अब यहां पर देखो, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, लाइन बड़ी, सीधा पूछ सकता था कि रेडिएशन सोर्स क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन घुमा सकता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो आपकी ईएमआर है, उसमें से कौन सी स्पेसिफिक ईएमआर काम में ली जाती है, उसकी आपकी प्रास क्या होती है, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, इसके बारे में पूछ सकते हैं। यानी आपको आईआर के बारे में पढ़ के जाना है। उसके बाद में सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, सरल आवर्ती दोलक, या इसको एग्जाम में जरूरी नहीं है सरल आवर्ती दोलक लिखा हुआ हो गया, इंग्लिश में भी सिंपल HSO लिखा हुआ हो सकता है। उसके लिए कंपन वर्ण नियम, अब यहां पर ध्यान रखना है, HSO के लिए एनर्जी टर्म भी पूछी जा सकती है, उसके लिए सिलेक्शन रूल भी पूछा जा सकता है। HSO आपका जो है सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर जो आपका है, वो कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है। बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, छोटे छोटे टॉपिक है, अच्छे टॉपिक है, वीडियो लेक्चर देखोगे इजीली समझ में आएंगे, उसके बाद में आप इसको कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में है फिंगरप्रिंट अवरक्त क्षेत्र, यानी फिंगरप्रिंट रीजन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, इसके ऊपर आपको टिप्पणी करती है। बड़ा क्वेश्चन आएगा, छोटा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, यहां से बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। फिर किसी द्विपरमाणुक अणु में कंपन को सरल आवर्ती दोलक के रूप में समझाइए। यहां पर ये जो कंपन के लिए HSO में वर्ण नियम पूछा है, ये इस साथ में भी दोनों क्वेश्चन एक साथ में आ सकते हैं बड़े क्वेश्चंस के अंदर। यहां पर आपको क्या है, HSO के लिए जो आपको क्या देखना है कि उसमें किस प्रकार से कंपन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, पूरे तरीके से एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले HSO होता है क्या है, फिर उसके अंदर किस प्रकार से स्पेक्ट्रा आता है, फिर उसके अंदर कौन कौन से स्पेक्ट्रा के अंदर कौन कौन से ट्रांजिशन वैलिड है, इन सिलेक्शन रूल के अंदर आते हैं, उन सभी के बारे में देखना है। फिर होता है कि आपके विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम तथा स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता पर टिप्पणी कीजिए। यानी आपके पास में प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की जो आपका स्पेक्ट्रा की जो लाइन आती है, उसकी इंटेंसिटी को आपको क्या है बताना है कि इंटेंसिटी किस किस कारकों पर निर्भर करती है और किस प्रकार से ये अलग अलग होगी। ठीक है, उसके बाद में आती है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनेंगे वो ये टोटल 7 क्वेश्चन है, याद रखना है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने के बाद में अच्छे से समझ में आती है। इन 500 यूनिट को इस प्रकार से व्यवस्थित किया हुआ है कि ये सभी एक दूसरे से लिंक है। आप अब सबसे पहले आप यदि स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या वही नहीं पढ़ोगे तो आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। यदि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और आपको लगता है कि नहीं आपने जो पढ़ा है वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, रोबोट हो आप, तो फिर आप कोई भी यूनिट आपकी मन उठा करके पढ़ सकते हो। लेकिन मेरा एक ही कहना रहेगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ना है तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट पढ़ो। हाँ, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से पहले आप यदि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ने चाहते तो वो थोड़े ऐसे समझ में आ जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये तीनों आपको, ये 3 में से, ये 4 यूनिट में से ये आपको यदि रमन पढ़नी है तो वाइब्रेशनल पढ़ो, रोटेशनल पढ़ो, फिर ये आप पढ़ो। उससे पहले क्या पढ़ना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या। इसमें सबसे पहले आती है रिले
प्रकीर्णन या स्कैटरिंग। ये जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, इस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि इसके अंदर क्या होता है, स्कैटरिंग पे होता है। रोटेशनल और वाइब्रेशनल जो आपकी थी, कंपन और घूर्णन जो आपकी थी, वहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, वहां पर ऊर्जा का अवशोषण हो रहा था। यहां क्या होता है, स्कैटरिंग जो होती है, लाइट आएगी, लाइट किसी मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ी और वहां से स्कैटर्ड हो गई, वहां से प्रकीर्णन हो गया, उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जो समंदर होता है वहां पर नीले कलर का आकाश दिखाई देता है, ये सारा स्कैटरिंग का मेथड है, वो सब आपके रमन जी ने बताया था। ये सारी बातें वहां पर आप जब आप अच्छे से सब लेक्चर पढ़ते हो तब समझते हैं। उसके बाद में है कि यहां पर क्या है, ब्रांचेज आएगी। जैसे मैंने यहां पर बात भी डाली होगी, क्वांटम सिद्धांत सक्रिय अणु में व्याख्या कीजिए वर्ड। ये देखो, डिस्क्राइब द वेरियस ब्रांचेज ऑब्जर्व इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब रमन स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं तो आर, पी, एस, ओ और इस प्रकार से अलग अलग ब्रांचेज आती है, शाखाएं आती है। उस प्रकार से यहां पर रिले जो स्कैटरिंग होती है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। छोटी छोटी टर्म है, डेफिनेशन टाइप बनती है। बड़ा क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से पूरी शाखाओं के बारे में पूछेगा, छोटा क्वेश्चन बनता है तो इस प्रकार से बनेगा रिले स्कैटरिंग क्या होती है, और उसके बाद में स्कैटर्ड जो लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी कब ज्यादा होती है, कब कम होती है, इसके बारे में क्वेश्चंस आ सकता है। किसी द्विपरमाणुक अणु के लिए शुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रा की व्याख्या कीजिए। अब यहां पर जो कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, ये किसके, रमन कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं। यहां पर जो आपकी प्योर कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या शुद्ध कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है, ये रमन स्पेक्ट्रा के अंदर किसमें, रमन कंपन स्पेक्ट्रा की बारे में बात करनी होती है। एनर्जी की टर्म में थोड़ी बदलेगी क्योंकि वहां पर एब्जॉर्प्शन को काम में लेते थे, वहां एब्जॉर्ब रेडिएशन को काम में ले रहे थे, या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम क्या करते हैं, स्कैटर्ड लाइट को काम में लेते। रमन बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, आप भी पढ़ो और आप भी साइंटिस्ट बनो। फिर रमन स्पेक्ट्रा का आपको प्रिंसिपल लिखना है, बहुत अच्छा है, इंडियन साइंटिस्ट है, याद रखो, क्योंकि आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए आपके देश का जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है वो क्या काम करके गया, उन्होंने कैसे सोचा था कि इस प्रकार का स्पेक्ट्रा भी हम ले सकते हैं। क्योंकि बाकी सभी किसके ऊपर काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन के ऊपर काम करते हैं, जो रेडिएशन कोई मॉलिक्यूल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था उसके ऊपर काम करते हैं। इन्होंने किसके ऊपर काम किया कि स्कैटर्ड कौन सी हो रही है। दूसरी बात है कि रमन स्पेक्ट्रा की क्रिया विधि समझेंगे, रमन स्पेक्ट्रा किस प्रकार से काम करेगा। यहां पर क्या है, वहां जब हमने सबसे पहली यूनिट के अंदर जो आपने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके अंदर हमारा जो मेन फोकस होता है वो हम ये करते हैं कि या तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा या एमिशन होगा। किसी मॉलिक्यूल के ऊपर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हो तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या तो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है या एमिशन होता है। यहां पर क्या है, स्कैटर्ड आ गया तो यहां इसकी कार्यप्रणाली थोड़ी सी हटके है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा अलग है, तो उसको क्या करना है, पढ़ना है। फिर रमन स्पेक्ट्रा के लिए क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए कि रमन स्पेक्ट्रा, जो रमन ने जब स्पेक्ट्रा के बारे में व्याख्या की थी तब उसके ऊपर उन्होंने किस प्रकार से बातें समझाई थी, किसको लेकर के, क्वांटम थ्योरी को लेकर के, उसके बारे में देखना है कि रमन सक्रिय अणु क्या होती है, व्याख्या कीजिए। रमन एक्टिव मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसी बात नहीं कि सारे मॉलिक्यूल रमन स्पेक्ट्रा देंगे, नहीं देंगे, उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल रमन स्पेक्ट्रा देंगे। तो यहां पर एग्जाम में 5-7 आपको अलग अलग मॉलिक्यूल दे दिए, उसमें से बोलेंगे इसमें से रमन एक्टिव या रमन आपके सक्रिय मॉलिक्यूल्स को अलग करो। या आपको क्या पूछा जा सकता है कि रमन एक्टिव मॉलिक्यूल होने के लिए क्या शर्तें आवश्यक होती है, तो ये आपको बात याद होनी चाहिए। फिर आता है कि इसकी ब्रांचेज कौन कौन सी होती है। वो अभी तक मैंने आपको सिर्फ 5-7 क्वेश्चन ही दिए हैं, उसको अच्छे से पढ़ना है, इससे बाहर आने की संभावना बहुत कम है। इतना आप करके जाओगे तो 100% आपका क्वेश्चन कहीं से बाहर से मुझे नहीं लगता आना चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत मोस्ट प्रोबेबल यूनिवर्सिटी फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फिर हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यहां पर क्या होगा कि आपके पास में जो आपका यहां पर भी क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। किस प्रकार से होगी कि आपके पास में क्या था, आपके पास में एक प्रकार का आपका अणु है, आपके पास में कोई सरफेस है या अणु आपका मॉलिक्यूल्स है, उसके ऊपर क्या है, आपने क्या डाली है, आपने डाली है यूवी विजिबल रीजन का आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी पराबैंगनी या फिर दृश्य प्रकाश की जो आपकी वैद्युत चुंबकीय विकिरण है वो आप किसी मॉलिक्यूल के ऊपर डालते हो तो वो उसको एब्जॉर्ब करती है। जिस प्रकार से हम किसी भी चीज को देख पा रहे हैं तो उसमें भी हमारे पास में क्या होता है कि हमारी आंखें जो होती है यू जो आपकी विजिबल रीजन का जो परास का जो प्रकाश है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसको क्या है
पढ़ पा रही है, या उसके आधार पर हम अलग अलग कलर को क्या है देख पा रहे हैं या अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास में कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, इसमें आवश्यक ऊर्जा हेतु विकिरण स्रोत क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी काम में ली जाती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति तथा वर्णन, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कब आएगा, उसका ओरिजिन सोर्स क्या है। दूसरी बात, इसका सिलेक्शन रूल क्या है कि कब ये होगा। दूसरी बात है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। किसी भी एक मॉलिक्यूल को लेना है, उसके अंदर किस प्रकार का आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, कैसे कैसे होगा, कितनी एनर्जी रहेगा, उसके बारे में बताना है। फिर है पराबैंगनी दृश्य यानी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिद्धांत तथा उसके अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए, यानी इसकी एप्लीकेशन और इसके प्रिंसिपल के बारे में बताना है। सेकंड है बीयर लैम्बर्ट्स नियम, छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में बीयर लैम्बर्ट्स लॉ का क्या रोल है। सेकंड क्वेश्चन है आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हेतु संयुग्मन का प्रभाव तथा क्रोमोफोर पर टिप्पणी कीजिए। यदि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर क्रोमोफोर ऐड हो जाता है तो वो कहां पर एब्जॉर्प्शन करेगा। दूसरी बात, संयुग्मन या फिर कॉन्जुगेशन जो होता है, जैसे डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड वापस डबल बॉन्ड आ गया, या डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है, कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है, संयुग्मन बढ़ेगा, तो आपका वो क्या है, किस प्रकार से क्या है जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो बढ़ेगा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। हालांकि ये पढ़ाते टाइम, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये जनरल अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक है। अब वीडियो लेक्चर पढ़ोगे तो वहां पर मैं जरूर बताऊंगा कि यहां पर जैसे कॉन्जुगेशन होता है, तो कॉन्जुगेशन बढ़ने पर क्या होता है, वो हायर आपकी वेवलेंथ पर क्या है अब्जॉर्ब करता है। ये बहुत बेसिक चीज होती है, नोट्स में कभी कभी नहीं लिखी जाती है, लेकिन ये आपको याद होनी चाहिए कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगा तो वो आपके क्या हायर वेवलेंथ पर क्या होता है अब्जॉर्ब करता है और आपको अच्छा कलर दिखाई देता है। ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि ये आंसर इसलिए क्योंकि हो सकता है क्योंकि आप सीधे नोट्स देखते हो, नोट्स में कभी कभार ये क्वेश्चन ये टॉपिक नहीं लिखा जाता, कि बहुत जनरल बात होती है, इसलिए मैंने आपको कि आप नोट्स पढ़ो, वहां ना मिले तो फिर बताओगे कि सर ये तो अब मिला ही नहीं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के शिखर सामान्यतः छोड़े क्यों होते हैं, यानी जैसे आप क्या पढ़ते हो, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो। रोटेशनल वाइब्रेशनल पढ़ने के बाद में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ते हो। रोटेशनल वाइब्रेशन क्या होता है, स्पेक्ट्रम बिल्कुल एकदम लंबी लाइन की तरह आता है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वो इस प्रकार से आ जाएगा, वो जो स्पेक्ट्रा होता है वो चौड़ा हो जाता है। उसमें इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये बताते हैं कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी हो सकता है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी होते हैं, इस वजह से वो छोड़ा होता है। ये बहुत बेसिक आता है, लेकिन ये छोटे क्वेश्चंस के अंदर आएगा, बड़े क्वेश्चंस के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, अगली बात है कि आपको लैम्ब्डा मैक्स और ई मैक्स, कोई भी आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का जो ग्राफ बनता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जब बनता है, उसमें ई मैक्स और लैम्ब्डा मैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उस ई मैक्स और लैम्ब्डा मैक्स के अकॉर्डिंग ही हम किसी अणु के बारे में व्याख्या कर पाते हैं, तो वो किस प्रकार से होगा उसके बारे में बताना है। दूसरी बात है फ्रैक-कंडन सिद्धांत व उसके अनुप्रयोग क्या है, यानी उस प्रिंसिपल और उसकी क्या है एप्लीकेशन के बारे में आपको बताना है। ये रहेंगे आपके, इसमें टोटल मैंने 9 क्वेश्चंस दिए हैं, क्योंकि मेरे को लगता है ये यूनिट थोड़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चन सेलेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इसमें से क्या है कि सारे टॉपिक थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं, फिर उनमें से कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से दिया। बाकी सभी में आपको 7-6 क्वेश्चंस दिए हैं। मेरे हिसाब से आपको इतना करके जाना है, आपको पेपर बहुत अच्छा होगा। जिन बच्चों का आपके पास में कौन सा बायोमॉलिक्यूल्स है उनके भी क्वेश्चंस आपके अपलोड हो गए हैं, उनके अपलोड करवा रहे हैं। इनमें से कुछ लेक्चर या कुछ आपके टॉपिक जो जिसके कंटेंट वहाँ पर नहीं था वो भी अभी आपका 1-2 घंटे के अंदर या 1-2 दिन के अंदर आपका अपलोड हो जाएगा। बने रहिए 12th प्लस के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।